हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिस टॉपिक का टाइटल है किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। ठीक है। किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक व्युत्पन्न करना। इस आर्टिकल को पढ़ने के लिए हमें विद्युत द्विध्रुव निकाय के बारे में जानना आवश्यक है। -q + q ये एक विद्युत द्विध्रुव निकाय है। ऐसा निकाय जिसमें दो समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी से विस्थापित हों, द्विध्रुव निकाय कहते हैं। ये इनके बीच की दूरी 2a है जो एक सदिश है। ठीक है, जिसकी दिशा जो है -q आवेश से +q आवेश की ओर होती है। ये इसका मिड पॉइंट है। बाहर के बिंदुओं की जो स्थिति है वो इस मिड पॉइंट से ही दी जाती है। ठीक है, कि जैसे मैं ये कोई पॉइंट लूं तो इस पॉइंट की जो स्थिति है वो इस मिड पॉइंट के विद रेस्पेक्ट ही मापेंगे इस दूरी को r। लेकिन किसी द्विध्रुव निकाय का जो करैक्टर होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P वेक्टर P = Q × 2a ये किसी द्विध्रुव निकाय का करैक्टर है और P की डायरेक्शन वही होती है जो 2a की डायरेक्शन है और 2a की डायरेक्शन -q से +q की ओर है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा भी किधर से किधर हो गई? माइनस से प्लस की ओर हो गई। तो फिर यहां हम जो करने जा रहे हैं कि हम किसी द्विध्रुव निकाय के कारण ये जो टाइटल लिखा गया है इस टाइटल का मैथमेटिकल रूप क्या है। तो मैं सिर्फ इतना ही पढ़ता हूं, किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण। तो विद्युत द्विध्रुव का करैक्टर क्या है? P। क्लियर? किसी बिंदु पर, तो कोई बिंदु आपके पास में सपोज कीजिए ये है, लेकिन इस बिंदु की स्थिति जानने के लिए इस द्विध्रुव निकाय के सराउंडिंग में बहुत सारे बिंदु हैं और उन बिंदुओं की स्थिति यहां कहीं भी हो सकती है। तो फिर इस प्लेन के अंदर इस पॉइंट की स्थिति जानने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी कि एक तो मिड पॉइंट से वो कितनी दूरी पर है और दूसरा जो है ये एंगल कोण कितना है। इट मींस हम ये कह सकते हैं, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, किसी विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण, इसका मतलब द्विध्रुव निकाय एक सिस्टम है और उस सिस्टम को किससे कैरेक्टराइज किया गया? P से। और किसी बिंदु पर, बिंदु की लोकेशन क्या है? r θ। और क्या ज्ञात करना? विद्युत विभव ज्ञात करना। फाइंड आउट क्या करना है? V। तो व्हाट इज आइडिया? दिस इज आइडिया। क्लियर? हम यहां पर एक फॉर्मूला विकसित करने जा रहे हैं। किसके लिए? विभव के लिए। लेकिन यदि मैं इस मैथमेटिकल रूप से और मैं लैंग्वेज बनाना चाहूं तो जरा ध्यान देंगे, देखिएगा। किसी द्विध्रुव निकाय के कारण करैक्टर हो गया P। किसी बिंदु पर जिसकी लोकेशन क्या होगी? r θ। क्या ज्ञात करना? विद्युत विभव ज्ञात करना। क्लियर? तो ये एक हम फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। इसका मतलब ये राशियां हमें नॉन है और ये राशि हमें अननोन है और इसे हम जो है वो ज्ञात करना चाहते हैं। तो इस आइडिया के बाद हम इस आर्टिकल पर आते हैं जहां से आपको नोट करना है। ये इसकी बैकग्राउंड थी कि हम जो हमें करना क्या है। चलिए देखते हैं, आ जाइए। ये आपके पास में बिंदु A है, ये बिंदु B है। ठीक, ये A भी एक द्विध्रुव निकाय हो गया। ये मिड पॉइंट O है। इससे हम किसी बिंदु की स्थिति ये लेंगे, सपोज कीजिए कि ये आपके पास में P है। तो फिर A से ये जो बिंदु P है इसकी डिस्टेंस हो गई हमारे पास में R1। ठीक, और इसकी जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी R2।
R2 और ये डिस्टेंस हो गई R, ये बिंदु P है आपके पास। क्लियर? A B, ये O, ये डिस्टेंस कितनी हो गई A, ये भी कितनी हो गई A। ठीक है। तो फिर अब यहां हम जो है वो P पर विभव जानना चाहते हैं। ये कोण कितना है थीटा, लेकिन अब हम यहां माइनस क्यू आवेश और यहां प्लस क्यू आवेश, तो क्या किया जाए? यहां हमें विभव निकालना है द्विध्रुव के कारण। पहले माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे, फिर प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। तो पहले हम इसकी भूमिका लिख लेते हैं। क्या? चित्र में ए बी एक द्विध्रुव निकाय है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P वेक्टर है। ठीक है। जिसके मध्य बिंदु O से R थीटा पर स्थित बिंदु P पर परिणामी विद्युत विभव ज्ञात करना है। ठीक, देख लिया हमने। ये भी एक द्विध्रुव निकाय है और R थीटा पर स्थित बिंदु P पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। शुरुआत करते हैं कहां से? माइनस क्यू से। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, क्या फार्मूला होता है जनरल? KQ/R, मालूम है? तो क्या लिखूं मैं? दैट इज V1 इक्वल माइनस KQ/R। A से P पर निकालना है, A पर माइनस क्यू आवेश से P बिंदु पर निकालना। डिस्टेंस कितनी है? R1। तो R1 है तो KQ में कितना हो गया? R1। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। आ जाइए किसकी बारी? प्लस क्यू आवेश की। तो फिर क्या लिखेंगे? देखिए, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव वही जनरल फॉर्मूला यूज में लेंगे। V इक्वल KQ/R, बट V2 V की जगह, KQ पॉजिटिव Q और अपॉन डिस्टेंस B से P तक की R2। दिस इज इक्वेशन सेकेंड। क्या किया? सोचिए, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विभव निकाला, ये आ गया। प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाला, वो ये आ गया। फार्मूला कौन से काम में लिया? किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करना। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं आपको। उस फार्मूले को मैंने यूज करके ये दोनों विभव निकाल दिए। तो फिर मैं यहां लिखता हूं बिंदु P पर परिणामी विभव। क्या किया जाए? V बराबर V1 प्लस V2, ये इक्वेशन नंबर था। V1 ये रहा, V2 वो रहा, परिणामी यहां 3 में आएगा। तो फिर 1, 2 व 3 से, बोलिए रिजल्ट क्या है? 1, 2 व 3 से। ठीक है। तो V इक्वल माइनस KQ/R1 प्लस KQ/R2। तो V इक्वल KQ कॉमन -1/R1 प्लस 1 अपॉन में R2।
के क्यू कॉमन आ जाएगा, -1/r1 + 1/r2। ठीक, अब यहां से हम आगे बढ़े तो पहले आप यहां नोट करेंगे यहां तक का, और ये नोट करने के बाद मैं यहां इसको रिमूव करता हूं और उसके आगे वाली स्टेप इसके आगे लिखता हूं। तो एक बार आप नोट कीजिएगा। ठीक है, तो फिर देखिए आगे क्या करना है। तो यहां V = KQ ये आ गया, तो स्टेप देखिएगा V = KQ, बोलो LCM R1 R2 -R2 + R1। ठीक है, ये हमारे पास में जो है एलसीएम, और इसको हमने सॉल्व कर लिया। हम ऐसे लिख सकते हैं V = KQ R1 - R2 अपॉन R1 × R2। ठीक, दिस इज इक्वेशन 4, ये 4 हो गई। लेकिन आप विभव जब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक R1 R2 की वैल्यू मालूम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपको जो सिस्टम दिया गया है उस सिस्टम में आपको नॉन क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण P, बिंदु की लोकेशन P, R और थीटा, लेकिन आपको R1 और R2 तो नहीं दिया गया। तो ये तो टेम्परेरी हमने एक बार लिए हैं, कंसिडर किए हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि R1 और R2 की वैल्यू को नॉन जो टर्म्स हैं उनके अंदर इनको लिखा जाए, उन नॉन टर्म्स के इनको जो है वो लिखा जाए। तो फिर हमारे पास में प्रॉब्लम ये आ गई कि हम R1 और R2 की वैल्यू फाइंड आउट करें। ठीक है, तो फिर यहां से मैं इसको मिटाता हूं। यहां हम पहुंच चुके हैं और आपने भी यहां तक नोट कर लिया होगा। तो देखिए नेक्स्ट क्या है, R1। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यहां पर है कि पहले हम R1 को ज्ञात करें, ठीक है, फिर R2 ज्ञात करें, और जो ज्ञात हो वो इस इक्वेशन 4 में रखें। तो मैं टाइटल बना देता हूं R1 ज्ञात करना, R1 ज्ञात करना। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, हमने एक रचना की, इस PO को और यहां C तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया? C तक। PO को C तक बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद यहां से हमने इसके ऊपर एक लंब डाला, ये लंब डाल दिया। ठीक है, AC लंब CP। तो फिर क्या रचना की, PO को C तक बढ़ाया, तो ये रचना थी, रचना PO को C तक बढ़ाया तथा AC लंब किस पर? PC पर। ठीक, ये रचना कर देने से क्या फायदा हुआ? ये रचना कर देने से फायदा ये हुआ कि आपके पास में जो डिस्टेंस R1 है जो AP से डिनोट हो रही है, और वही डिस्टेंस अब AP जो है वो कंपेरेबल टू CP चली गई। कैसे? कि जैसे मैं यहां पर प्रकार की नोक रखूं और प्रकार को खोलूं और प्रकार की चाप A से भी जाए और C से भी जाए, तो फिर आप कह सकते हैं कि PA एक त्रिज्या की भांति काम करेगा, तो फिर PC भी त्रिज्या की भांति काम करेगा। तो जितनी डिस्टेंस P से A तक की है उतनी ही डिस्टेंस P से C तक की हो जाएगी। दिस इज वेरी गुड आइडिया। चलिए हम करते हैं क्या, AC पर लंब क्या? PC। इसलिए सीधी सी बात है कि जो R1 किसके द्वारा डिनोट किया जा रहा था, जो AP के द्वारा डिनोट किया जा रहा था, वो कंपेरेबल इक्वल टू क्या चला गया? CP के बराबर हो गया। और CP के बराबर हो गया तो फिर ऐसी स्थिति में हम CP को लिख सकते हैं PO + OC। तो फिर बराबर PO
प्लस ओ सी, ठीक है, सीपी की पी ओ और ओ सी। तो फिर R1 बराबर, बोलो पी से ओ तक तो R था ही, लिख दिया, पी से ओ तक की डिस्टेंस कितनी थी R, और ओसी ये ओसी। लेकिन अब एक और नई समस्या आ गई कि हमें ओसी नहीं मालूम, लेकिन इस समस्या को हम सॉल्व कर लेंगे, दिस इज फाइन। तो फिर ओसी कैसे ज्ञात करें? तो आपके पास में ओ सी ए एक समकोण त्रिभुज है, बोलो है कि नहीं है, ठीक, और समकोण त्रिभुज है तो फिर यहां ये जो लंब है, तो लंब जो है इसके सामने की साइड ये तो आपके पास में कर्ण हो गई, और ये जो है वो आधार हो गई, ठीक। तो फिर आपको क्या चाहिए? आधार, कर्ण मालूम है, ठीक। तो फिर ऐसी स्थिति के अंदर हम फार्मूला सेलेक्ट करेंगे cos थीटा, और cos थीटा से किसकी वैल्यू आ जाएगी? OC की। तो मैं समकोण त्रिभुज OCA में, समकोण त्रिभुज OCA में cos थीटा, देखना था आप क्या निकलेगा? आधार OC, क्यों? ये आपके पास में कोण थीटा, ये कोण थीटा है, देखना फिर से एक बार से, ये कोण थीटा था तो शीर्षाभिमुख से ये भी थीटा हो गया, कोण के सामने की साइड ये लंब हो गई, और ये लंब हो गई तो ये आधार हो गया, तो ये कौन बच गया? कर्ण बच गया। आपको क्या चाहिए? आधार, मालूम क्या है? कर्ण। मामला किसका है? कोस का। तो समकोण त्रिभुज ओसीए में फॉर्मूला क्या लगा दिया? कॉस थीटा। क्या लिखा जाए? आधार बटे में कर्ण, ओसी बटे में ओ ए, मीन्स ओ सी अपॉन में ए, देन ओ सी इक्वल ए कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन 6। कौन कौन सी से? 5 व 6 से। क्या रिजल्ट आया? रिजल्ट आया R1 बराबर R प्लस ए कॉस थीटा। दिस इज इक्वेशन 7। R1 नॉन टर्म्स में जा रहा है, देखो R और थीटा नॉन टर्म्स में जा रहा है, ठीक है। हम इक्वेशन 7 पे पहुंच गए, 7 पे पहुंच गए। तो अब तुम्हारे सामने एक समस्या का समाधान हो गया, तो एक समस्या और बच गई, वो क्या? R2 ज्ञात करना। तो फिर मैं क्या लिखूं? R2 ज्ञात करना। देखते हैं R2 कैसे ज्ञात करेंगे। एक बार फिर से आप ये जो है लंब डालिए B से, ठीक। तो B से लंब किस पे डाला? इस पॉइंट को मैं D दे देता हूं, तो फिर BD लंब PO। तो रचना लिखता हूं, क्या? रचना, रचना BD लंब PO, BD लंब PO। लेकिन ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से ये हुआ कि जितना PB है डिस्टेंस, उतनी ही PD है। तो PB किसके इक्वल है? R2 के। तो फिर मैं यहां लिख दूं, इसलिए फायदा देखो क्या हुआ, R2 किसके बराबर है? BP के, और BP कंपेरेबल इक्वल टू किसके हो गई? DP के। और अब थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए आप कि DP निकाल रहा हूं मैं, ध्यान देना, DP निकाल रहा हूं, कैसे निकालूंगा? इस OP मतलब R में से, ये पूर्ण O से P तक की डिस्टेंस R है, इस R में से मैं क्या करूं? OD घटा दूं, तो बोलो DP बच गई कि नहीं बच गई? तो फिर देखो तो क्या लिखता हूं मैं? OP में से पूरी क्या थी? OP, OP में से किसको घटाया? OD को। तो OP में से किसको घटा दिया? OD को, ठीक है। क्या बच जाएगी? DP। तो फिर R2 बराबर OP का मान कितना? R माइनस OD, और ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 8, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से वैसे ही प्रॉब्लम आ गई जैसे यहां OC की आई थी, यहां OD की आ गई। तो फिर OD को हम कैसे निकालेंगे? देखो, यहां तक आपने नोट कर लिया होगा, मैं ये रिमूव कर रहा हूं, आप इक्वेशन टू इक्वेशन लिखते चले जाइए। चलिए, ये हमारे पास में OD कैसे निकाले हम देखिएगा। तो फिर
समकोण त्रिभुज एक बार BDO लें और BDO के अंदर कोण के सामने की साइड ये तो लंब हो गई और ये आधार हो गई, तो आधार चाहिए, कर्ण मालूम है, तो वही फार्मूला कोस का सिलेक्ट हो गया। तो समकोण त्रिभुज, क्या लिखूं, समकोण त्रिभुज BDO में क्या चाहिए मेरे को, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, आधार बटे में कर्ण, आधार क्या हो गया OD, बटे में कर्ण क्या हो गया OB, दिस इज इक्वल टू OD बटे में E। तो बता सकते हो कॉस थीटा कितना आया, OD बटे में A आया, तो हमें तो OD चाहिए था ना, तो फिर OD बराबर कितना हो गया, A कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर कितनी हो गई, 9, और 9 की वैल्यू किस में रख दें, 8 में, तो 8 व 9 से बताओ क्या क्या आया, 8 व 9 से रिजल्ट आया R2 इक्वल R माइनस A कॉस थीटा, दिस इज इक्वेशन 10। और अब हम R2 को भी R थीटा की टर्म में धकेल दिया और R1 को भी हमने R थीटा की टर्म में धकेल दिया। ये वैल्यू किसकी आ गई, R1 की, ये वैल्यू किसकी आ गई, R2 की। और अब तुम्हें ध्यान होगा कि समीकरण 4 जो थी वो क्या थी, उस समीकरण 4 में किसका मान रख देना है, R1 और R2 का। तो फिर यहां से मैं इसको रिमूव करता हूं, आप इक्वेशन टू इक्वेशन चलिए लिखते हुए देखिएगा। यहां से मैंने इसको रिमूव किया, तो फिर कौन कौन सी समीकरण का हवाला दूं, समीकरण देखिए 4 और कौन सी 7 और वह 8 वह 10 से, वह 10 से। याद है तुम्हें क्या है समीकरण नंबर 4, KQ ब्रैकेट शुरू R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, आपने नोट की होगी ये, उसमें ये मैं वैल्यूज रख रहा हूं। देखिए क्या आता है, V बराबर क्या था, KQ था कि नहीं था, देखिएगा ऊपर लिखा हुआ था R1 माइनस R2, तो फिर R1 की वैल्यू क्या थी, R1 की वैल्यू ये रही R प्लस A कॉस थीटा, फिर माइनस R2, लेकिन माइनस R2 करेंगे तो ये R तो माइनस का होगा, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी तैने में, यहाँ माइनस R2 करेंगे तो माइनस का R, और माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो प्लस A कॉस थीटा। आप देखते जाइए अपनी समीकरण में मैं सही रख रहा हूं क्या, और अपोन में R1 R2 दोनों की गुणा थी, तो दोनों की गुणा थी तो R माइनस R प्लस A कॉस थीटा, R1 की वैल्यू लिख रहा हूं R प्लस A कॉस थीटा, और इंटू R माइनस A कॉस थीटा। देखो दे मैंने सही लिखा है क्या, आप टैली कीजिए 4 7 व 10 को, ठीक है। ये मान मैंने कौन कौन सी से रख दिए, 7 और 10 से 4 में रख दिए। अब क्या किया जाए, अब हम सॉल्व करेंगे, क्या R से तो R हो गया कैंसिल, ठीक है, इसको मिटा देता हूं, मिटा करके तुम इक्वेशन टू इक्वेशन उतारते हुए चलना, ठीक है। अब आ जाइए क्या, V इक्वल KQ इंटू 2A कॉस थीटा, A कॉस थीटा A कॉस थीटा, और डिवाइड बाई एक बार प्लस और एक बार माइनस है, तो A प्लस बी और A माइनस बी को गुणा करते हैं तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, 10th लेवल की बात है, R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस था एक बार माइनस था, ठीक। अब यहां से हम देखें V इक्वल Q इंटू 2A, Q इंटू 2A क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, KP कॉस थीटा अपोन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। जहां मैं लिख भी देता हूं चूंकि P की वैल्यू किसके इक्वल है, Q इंटू 2A के, ये फार्मूला होता है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट में आई हुई है बात, ठीक। तो ये हमारे पास में फार्मूला ऐसे भी लिखा जा सकता है, V इक्वल P कॉस थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आपके पास में इक्वेशन जो है वो कितनी हो गई, ये इक्वेशन हो गई 11, ठीक।
नोट करते जाइए, देखते जाइए। अब यहां हम देखें कि लघु द्विध्रुव की बात करें तो लघु द्विध्रुव क्या होता है? लघु द्विध्रुव ये होती है द्विध्रुव लंबाई, ठीक है, कि जब ये r दूरी डिस्टेंस है O से P तक की, इस P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 2a की तुलना में बहुत जो है वो ज्यादा हो। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब 2a इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन ऑफ डिस्टेंस r, यदि इस दूरी r की तुलना में a बहुत छोटा हो या 2a बहुत छोटा हो, उसे बोलते हैं कि वो द्विध्रुव कहता है लघु, छोटा। तो फिर मैं कंडीशन लगा दूं, लघु द्विध्रुव के लिए, लघु द्विध्रुव के लिए क्या कंडीशन है भाई? r 2a इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपैरिजन ऑफ r, तब a स्क्वायर नगण्य मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। तो फिर नगण्य मान लेंगे तो फिर यहां से a स्क्वायर तो cos स्क्वायर थीटा यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बच क्या गया? तो समीकरण 11 से आपने उतार लिया होगा, यहां से मैं लिख रहा हूं आगे, समीकरण 11 से, समीकरण 11 से बोलो क्या होगा? v बराबर p cos थीटा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया, ये इक्वेशन नंबर 12 हो गई। तो फिर इक्वेशन तो ये भी हमारे पास में भी बनी है, लेकिन हम लघु द्विध्रुव की बात करें तो ये समीकरण नंबर 12 बन गई। लेकिन एक बात है, मैंने आपको क्या बताया था कि व्हाट इज आइडिया, जरा सोचो, v इज फंक्शन ऑफ r थीटा, p r थीटा। बोलिए, मैंने ये आइडिया दिया था कि नहीं दिया था? और इसी आइडिया में ये फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया कि नहीं हो गया? तो ये प्रोसेस लगा करके हमने इनके बीच एक संबंध व्युत्पन्न कर दिया, ठीक है। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। तो फिर हमें शिक्षा क्या मिली? शिक्षा ये मिली कि यहां v जो है वो समानुपाती है 1/r स्क्वायर के। देखिए, v समानुपाती 1/r स्क्वायर, v समानुपाती 1/r स्क्वायर या व्युत्क्रमानुपाती दूरी के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो फिर जब एक आवेश था, याद कीजिए, जब आवेश q के कारण बिंदु P पर विभव निकाला था तब फार्मूला v बराबर kq अपॉन r था, और v व्युत्क्रमानुपाती जो था वो 1 अपॉन r था। यह रिजल्ट आया था कि नहीं आया था? याद कीजिए यदि आपने पढ़ा है तो। इसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव जो होगा वो दूरी के सीधे तौर पर व्युत्क्रमानुपाती है। लेकिन यहाँ कितने आवेश हैं? यहाँ 2 आवेश हैं, इसलिए ये r जो है वो स्क्वायर हो रहा है। तो ये एक याद रखने की टेक्निक है कि जब 2 आवेश आ जाते हैं तो द्विध्रुव के कारण विभव जो है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है, और यदि सिंगल आवेश होता है तब विभव जो है ना वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्लियर है ये बात? तो ये बात मैं इसलिए आपको बताना चाह रहा था कि यहाँ पर v जो है वो क्या समानुपाती हो गया? 1 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन अब हम इसको सदिश रूप में लिखें, तो सदिश रूप में कैसे लिखें? सदिश रूप में, हालांकि v अदिश है, लेकिन तरीका देखना, ये अदिश भी कैसे आएगा? p r cos थीटा और अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब। क्या किया? r से ऊपर मल्टीप्लाई और r से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो स्क्वायर का तो क्यूब हो गया, p r cos थीटा। बताइए, p वेक्टर डॉट r वेक्टर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r क्यूब नहीं लिखा जा सकता क्या? लिखा जा सकता है। तो फिर ये अदिश है और ये अदिश गुणनफल के पद में आ गया, p डॉट r अदिश गुणनफल, तो ये फिर v की वैल्यू होगी। तो फिर ये सदिश है, तो मैं इसका मतलब ये नहीं कि सदिश रूप में v है, तो फिर इसको हम इस तरीके से भी सदिश रूप में नहीं, इसको हम v को इन सदिश पदों में भी लिख सकते हैं। तो अदिश जो है वो सदिश पद में ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन नंबर कितनी हो गई? 13, ठीक है, सदिश पद में ये अदिश। अब नेक्स्ट हम आएंगे, लेकिन अब आप इक्वेशन नंबर 13 तक जो है वो नोट कीजिए। तो फिर एक तो यहां आपके पास में ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बना, इक्वेशन 11,
एक इक्वेशन 12 में बना, फिर ये हमारे को रिजल्ट मिला, और ये जो है वो आपके पास में जो हो गया, इसको स्केलर को या अदिश को सदिश पद में हम कैसे लिखते हैं। तो अब आप आगे स्पेशल केस पढ़ेंगे हम इसके ऊपर आधारित कुछ, तो इसे आप नोट कीजिए। और जो बाकी जो इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं या इस फार्मूले पर जो स्पेशल केस है वो नेक्स्ट जो है लेक्चर में ही कर पाएंगे। थैंक यू।